पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टोरियन युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है चार्ल्स जॉन हफेम डिकिंस। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं चार्ल्स डिकिंस की बायोग्राफी को। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो शुक्रवार के दिन 7 फरवरी 1812 को लैंडपोर्ट में होता है, जो कि पोर्ट्समाउथ का एक उपनगर यानी कि सबर्ब एरिया है। यहाँ पर जो सबर्ब लिखा है इसको हम उपक्षेत्र कहते हैं। मतलब ये है कि डिकेंस का जो जन्म है वो इंग्लैंड के लैंडपोर्ट नामक स्थान पर होता है। सबर्ब का मीनिंग हम आपको बता ही चुके हैं, किसी बड़े शहर के बाहरी क्षेत्र या उपनगर को हम सबर्ब कहते हैं। इसीलिए जो लैंडपोर्ट है वो पोर्ट्समाउथ शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। पोर्ट्समाउथ जो है वो बड़ा हिस्सा है, लैंडपोर्ट उसका छोटा है। जैसे बरेली पूरा बड़ा हिस्सा है और बरेली का अगर हम सुरेश शर्मा नगर या दुर्गा नगर की बात करें तो वो एक छोटा हिस्सा है। अगला हम बात किसकी करते हैं, डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई है। अगर मृत्यु की बात करें तो 9 जून 1870 को लगभग 58 वर्ष की आयु में हाईहम इंग्लैंड में हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार 14 जून को वेस्टमिंस्टर अबे में किया गया। इससे यह पता चलता है कि डिकेंस का जो निधन होता है वो 58 वर्ष की आयु में तो हो ही जाता है, उन्हें वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया भी गया। अब वेस्टमिंस्टर अबे क्या है, एक ऐसी जगह है इंग्लैंड की जहां पर महान साहित्यकारों को या जो राष्ट्रीय विभूतियां वगैरह होती हैं उनको सम्मान पूर्वक इस जगह पर दफनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान बनाए रखना है। 9 जून 1870, 58 वर्ष की आयु में हाईहम कैंट इंग्लैंड में इनको इनकी मृत्यु होती है। लेकिन इनको दफन कहाँ किया जाता है, वेस्टमिंस्टर एबी में। कब दफन किया जाता है, 14 जून को। अगला हम पेरेंट्स की बात करेंगे, इनके माता पिता की। ठीक है, अगर हम माता पिता की बात करते हैं तो इनके पिता जॉन डिकिंस वो क्या थे, नेवी पे ऑफिस में एक क्लर्क थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो पिता जॉन डिकिंस थे वो क्या थे, एक क्लर्क थे। कहाँ, नेवी पे ऑफिस में। और इनकी माता का नाम जो था वो एलिजाबेथ डिकिंस था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि डिकेंस के पिता सरकारी कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बाद में कमजोर हुई। पहले तो ये बहुत सही थे, जिनका प्रभाव उनके जीवन और लेखन पर भी पड़ा। उनकी माता का नाम आपको बता ही चुका हूं, एलिजाबेथ डिकेंस। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा प्यार से समझना। इनकी जो शिक्षा थी उन्होंने एक निजी विद्यालयों से प्राप्त की थी, यानी कि प्राइवेट एजुकेशन लिखा है फर्स्ट एट द डेम स्कूल। डेम स्कूल क्या होते थे, पहले जो है प्रारंभिक निजी विद्यालय होते थे जिसमें इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर विलियम गाइल्स द्वारा संचालित एक विद्यालय था। इसके बाद कैथम में पढ़ाई की और बाद में इनका संबंध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से भी रहा। मतलब यह है कि डिकेंस की प्रारंभिक शिक्षा निजी विद्यालयों से हुई। डेम स्कूल उस समय के छोटे बच्चों के लिए निजी स्कूल होते थे जिनको हम डेम स्कूल कहते थे। और विलियम जाइल्स उनके शिक्षक थे जिन्होंने उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सभी नाम, विलियम गाइल्स का नाम याद बनाए रखना। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से भी इनका संबंध रहा था और डेम स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इसके बाद हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन में क्या है, ये 19th सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट कहलाते हैं। मतलब ये उपन्यासकार और पत्रकार दोनों थे। डिकेंस केवल नॉवलिस्ट नहीं थे बल्कि एक सफल पत्रकार भी थे, ये मान लीजिए। उनके उपन्यासों में उस समय के समाज, गरीबी, बाल श्रम या सामाजिक अन्याय का सजीव चित्रण मिलता है। इसलिए उन्हें विक्टोरियन युग का प्रतिनिधि लेखक कहा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट बोला जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, स्पाउस की बात करेंगे, यानी कि इनकी पत्नी, इनकी शादी किससे हुई थी। कैथरीन थॉमसन होगार्ट से इनका विवाह हुआ था 1836 में। यानी कि 1836 में चार्ल्स डिकेंस ने कैथरीन थॉमसन होगार्ट से विवाह कर लिया और विवाह के बाद उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 18 इन 1814 डिकेंस फादर ट्रांसफर टू लंदन विद फैमिली। इसके बाद जो डिकेंस के पिताजी थे उनका ट्रांसफर हो जाता है लंदन के लिए। मतलब यह है कि 1814 में डिकेंस के पिता जो हैं वो ट्रांसफर ले लेते हैं। ट्रांसफर हो जाता है परिवार सहित लंदन में। जब चार्ल्स डिकेंस लगभग उस समय इनकी आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी, उनके पिता की नौकरी के कारण पूरा परिवार लंदन चला गया। इससे डिकेंस का जो बचपन है वो विभिन्न शहरों में बीता, कहीं एक जगह नहीं, क्योंकि पिताजी का सरकारी नौकरी में थे और समय समय पर उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो इस वजह से चार्ल्स डिकेंस का जो जीवन है वो बहुत सारे शहरों में व्यतीत हुआ। अगला हम बात करते हैं, 1816 की बात करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। 1816 के बाद हम किसकी बात करेंगे। अच्छा, 1816 में
पहले 1 मिनट, ट्रांसफर टू लंदन, पहले लंदन में और इसके बाद 1816 में कैथम में। ये भी समझ लो, नया पॉइंट है। 1816 में उनके पिता का स्थानांतरण कहाँ हो जाता है परिवार सहित? कैथम में हो गया था। यानी कि कैथम में, इसे कैथम भी पढ़ते हैं, चैथम भी पढ़ते हैं, तो जो तुम्हें अच्छा लगे। कैथम में डिकेंस ने अपने बचपन के कई महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। यही उनकी पढ़ने की रुचि भी इनके अंदर डेवलप हुई थी। साहित्य के प्रति इनका अट्रैक्शन भी यहीं पर बढ़ा था, ठीक है? ये सब चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। अब हम कहाँ पहुंचते हैं? 1821 में पहुंचते हैं। इनके पिता की नौकरी चली गई और अधिकांश आय समाप्त हो गई। इसके बाद परिवार जो है कैम्पडन टाउन में रहने लगा। मतलब यह पिता की नौकरी छूटने से परिवार आर्थिक संकट में आ गया और यही कठिन परिस्थितियां आगे चल करके डिकेंस के उपन्यासों का प्रमुख सब्जेक्ट बनी, लिखने का जरिया बनी थी। तो आप 1821 की बात जरूर ध्यान बनाए रखना। इनके पिताजी की नौकरी चली गई, लॉस्ट हिज पोस्ट, और जो मोस्ट ऑफ हिज इनकम थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद जो फैमिली मूव हो गई कहाँ? कैम्पडन टाउन, लंदन में, ठीक है? तो इतना पॉइंट समझ आने के बाद में अब हम कहाँ चलेंगे? 2 फरवरी 1824 पर चलेंगे। अगर हम 2 फरवरी 1824 को कर्ज ना चुका पाने के कारण उनके पिता को गिरफ्तार कर मार्शल सी प्रिजन भेज दिया गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ आना है कि इनके पिता को कर्ज ना चुका पाने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और इनको मार्शल सी प्रिजन में डाल दिया गया। परिवार की सहायता करने के लिए डिकेंस ने बैरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री था, यानी कि जूतों की पॉलिश करने वाली फैक्ट्री कह सकते हो, ठीक है? इसमें हंगरफोर्ड मार्केट में काम किया। तो देखो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डिकेंस ने कहाँ काम किया? ये पॉइंट नोट करने के लिए है डायरी पर कि बैरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री एट हंगरफोर्ड मार्केट, ठीक है? आफ्टर फादर्स रिलीज ऑन, अब इनके पिता जो है वो रिलीज हो जाते हैं कब? 28 मई को। रिहाई के बाद परिवार फिर से कैम्पडन टाउन लौट आया। यानी कि जब 28 मई को इनके पिता की रिहाई हो गई, जेल से छूट करके आ गए, तो ये दोबारा वापस कहाँ आ जाते हैं? कैम्पडन टाउन में। अब हम किसकी बात करेंगे? 1824 में ही है अभी। 1824 में ही एक और बता देते हैं कि ही वाज एनरोल्ड एट बेलिंगटन हाउस एकेडमी। 1824 में इन्होंने एनरोल कराया, यानी कि उनका प्रवेश बेलिंगटन हाउस एकेडमी में कराया गया। फैक्ट्री में काम करने के बाद डिकेंस ने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू की और इस विद्यालय की शिक्षा और वातावरण का प्रभाव उनके कई साहित्यिक कार्यों में भी दिखाई दिया। अच्छा, एक चीज और है, मैं तुम्हें बताऊं, जब ये फैक्ट्री में काम करते थे तो ये घटना डिकेंस के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। कम उम्र में फैक्ट्री में काम करने का अनुभव उनके मन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ गया था। बाद में उन्होंने इस अनुभव को, जैसे आप इनके बहुत सारे वर्क पढ़ोगे, चार्ल्स डिकेंस के, डेविड कॉपरफील्ड पढ़ोगे, ओलिवर ट्विस्ट पढ़ोगे, इन उपन्यासों में इनका बहुत सारा जीवन जो है एकदम चित्रित होता है, पता लगता है इनका बचपन का जीवन। अगला हम किसकी बात करते हैं? 1827 पे आ जाते हैं, एकदम क्रोनोलॉजिकली समझते चलिएगा। 1827 में क्या होता है? उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया, यानी कि ये क्या होते हैं? टेकन फ्रॉम अ स्कूल और ही बिकेम ऑफिस बॉय ऑफ एन अटॉर्नी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। अब यहां से समझना यह है कि जब ये 1827 में स्कूल से निकाल लिए गए, बाद में भी एक वकील थे, अटॉर्नी थे, उनके कार्यालय में ऑफिस बॉय के रूप में काम करने लगे। देखो, शुरुआत से ही इन्होंने कितना संघर्ष झेला, ऑफिस बॉय के रूप में भी काम किया है, अंततः उन्होंने पत्रकार बनने का निर्णय किया। मतलब ये हुआ कि आर्थिक कारणों से उन्हें पढ़ाई, अपनी जो स्टडी थी वो बीच में ही छोड़नी पड़ी। वकील के कार्य में जो वकील का कार्यालय था, उस कार्यालय में काम करने से उन्हें कानून और समाज की अच्छी समझ मिली थी, जो बाद में उनके उपन्यासों में भी दिखाई दी, जब उन्होंने उपन्यास लिखे। इसके बाद 1829 की बात करते हैं हम लोग। वर्कड एज अ फ्रीलांस, यानी कि वर्कड एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर एट डॉक्टर्स कॉमन्स कोर्ट। क्या हुआ? 1829 में उन्होंने डॉक्टर्स कॉमन्स की अदालतों में फ्रीलांस संवाददाता, यानी कि जो रिपोर्टर होते हैं, उसके रूप में काम किया। पत्रकार के रूप में काम करने से उनकी लेखन क्षमता और अवलोकन शक्ति जो है उनके अंदर विकसित हो गई, डेवलप हो गई, और यही अनुभव उन्हें एक महान लेखक बनने में सहायक बना। अगला हम 1830 में बात कर लेते हैं। 1830 में इनकी मुलाकात किससे होती है? मारिया बेडनेल से होती है और वे उनसे प्रेम भी करने लगे। मतलब ये हुआ कि मारिया बीडनेल डिकेंस का पहला प्रेम थी। उनके प्रेम संबंध का प्रभाव डिकेंस की कई महिला पात्रों पर देखा जाता है। अगला
हम किसकी बात करेंगे, 1831 की बात करेंगे कि 1831 में ही एक्टेड एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर ड्यूरिंग रिफॉर्म बिल एजिटेशन, यानी कि 1831 में उन्होंने रिफॉर्म बिल आंदोलन के दौरान संसद के संवाददाता यानी कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। मतलब यह हुआ कि इस कार्य से उन्हें ब्रिटिश राजनीति और समाज को निकट से देखने का अवसर मिला। जब आप पत्रकार के रूप में काम करते हो ना, तो राजनीति को भी समझने लगते हो और समाज को निकट से देखने का अवसर भी मिलने लगता है, जिससे उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है वो और व्यापक बनता चला जाता है। यानी कि समाज के बारे में जो सोचने का आपका नजरिया होता है वो और ज्यादा हो जाता है। अगला 1833 में हिज लव अफेयर विद मारिया ब्रेडनेल एंडेड। क्या होता है कि 1833 में मारिया बेडनेल के साथ उनका जो प्रेम संबंध था वो समाप्त हो गया, यानी कि यह उनके जीवन का एक भावनात्मक मोड़ था। यानी कि जब भी किसी से प्रेम संबंध, लव अफेयर समाप्त होता है तो वो एक भावनात्मक, बहुत फील करने वाला पल होता है और इस अनुभव की छाप उनके कई उपन्यासों के प्रेम प्रसंगों के रूप में भी दिखाई देती है। अगला अगर हम बात कर लेते हैं तो किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी, यानी कि उनकी पहली प्रकाशित कहानी कौन सी थी, डिनर एट पॉपुलर वॉक मंथली मैगजीन में प्रकाशित हुई। तो दो चीजें आपको यहां पर ध्यान बनाए रखना है कि इनकी पहली प्रकाशित कहानी स्टोरी जो थी वो डिनर एट पॉपुलर वॉक थी और ये किसमें प्रकाशित हुई थी, मंथली मैगजीन में इसको प्रकाशित कराया गया था। यही डिकन्स के साहित्यिक जीवन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है और इस कहानी की सफलता ने उन्हें एक प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए प्रेरित किया। आगे चल करके वे अंग्रेजी साहित्य के महानतम उपन्यासकारों में शामिल भी हुए, ये तो सब आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं 1834 में। 1834 में देखो क्या होता है, 1834 में उन्होंने एक समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के रूप में काम किया और बॉज नाम से लिखना शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपना जो सिडोनिम अपनाया था, अडॉप्ट किया था, वो कौन सा था, बॉज। ठीक है। हिज फादर वंस अगेन वाज अरेस्टेड फॉर डेब्ट और उसी वर्ष उनके पिता को एक बार फिर कर्ज के कारण जो है गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार के रूप में कार्य करते समय डिकेंस ने कौन सा उपनाम, कौन सा पेन नेम यानी कि सिडोनिम अपनाया, बॉज। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। प्रारंभिक रचनाएं इसी नाम से प्रकाशित हुई। उनके पिता की आर्थिक समस्याएं अभी भी जारी थीं, जिसके कारण उन्हें फिर से दोबारा अरेस्ट किया गया था। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब किस पे जाएंगे हम, 1835 पे जाएंगे। 1835 में ही बिकेम इंगेज टू कैथरीन होगार्ड, डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड जॉर्ज होगार्ड एन एडिटर। 1835 में उनकी सगाई जो है इनके एक मित्र और संपादक थे जिनका नाम था जॉर्ज होगार्ड, उनकी पुत्री कैथरीन होगार्ड से हो गई। मतलब जॉर्ज होगार्ड एक प्रसिद्ध संपादक थे, उनकी पुत्री कैथरीन होगार्ड थी। उनके उनसे सगाई के बाद अगले वर्ष दोनों का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। अगला 1836 में देखो क्या हुआ। अगर हम 1836 में बात करें, his first series of sketches by was published. He received 150 pound for the copyright. यानी कि 1836 में उनकी पहली पुस्तक स्केचेज बाय बॉज प्रकाशित हुई। इसके कॉपीराइट के लिए उन्हें 150 पाउंड प्राप्त हुए थे। मतलब यह है कि ए डिकेंस की पहली महत्वपूर्ण प्रकाशित यानी कि पब्लिश्ड वर्क था। इसकी सफलता ने उन्हें साहित्य जगत में एक अलग पहचान जो है दिला दी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब यहीं से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा क्या है। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। फर्स्ट नंबर ऑफ बिग बिग पेपर अपीयर्ड ऑन, कब, 30 मार्च को आया था। डिकेंस ने कैथरीन होगार्ड से शादी कब करी थी, 2 अप्रैल को शादी कर ली। ठीक है। ही बिकेम एन एडिटर और इसके बाद ये एडिटर बन गए। 2 अप्रैल 1836 को डिकेंस ने कैथरीन होगार्ड से विवाह किया और विवाह के बाद उनका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। कुल मिलाकर के इनके 10 बच्चे भी हुए। इसके बाद में ये बेंटली मैसलेनी, देखो इसे अंडरलाइन कर देते हैं, बेंटली मैसलेनी में ये एक पत्रिका है, इसमें संपादक बने, यानी कि संपादक बनने से उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उनकी रचनाएं इसी पत्रिका में ज्यादातर प्रकाशित हुई। इन दिसंबर ही पब्लिश द सेकेंड सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बॉज और इसके बाद में दिसंबर में क्या हुआ, इन्होंने सेकेंड सीरीज स्केचेस बाय बॉज की पब्लिश हुई। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि दिसंबर 1836 में उन्होंने इस
स्केचेज बाय वॉज का दूसरा भाग भी प्रकाशित कर दिया। पहले भाग की सफलता के कारण इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित किया गया था, ये ध्यान रखना। दिस सेम ईयर ही मेट जॉन फॉस्टर हु बिकेम अ क्लोज फ्रेंड एंड हिज फर्स्ट बायोग्राफर। अब यहां से आपको नोट डाउन करने वाली बात है कि इनके पहले बायोग्राफर कौन थे। उसी साल, कौन सी साल की बात कर रहे हैं हम लोग, 1836 की बात कर रहे हैं। इसी साल इनकी मुलाकात किनसे होती है, जॉन फ्रॉस्टर से होती है, और ये क्या बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और इनके पहले फर्स्ट बायोग्राफर होते हैं। बातें समझ में आ गई। जॉन फ्रॉस्टर, फ्रॉस्टर के बाद जॉन फ्रॉस्टर ने बाद में डिकेंस की प्रसिद्ध जीवनी लिखी जो आज भी महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो इनके दोस्त और जीवनीकार कौन थे, जॉन फ्रॉस्टर थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, 1837 पे जाते हैं। यहां पर 1837 में डिकेंस बिगेन ओलिवर ट्विस्ट कंटिन्यूड इन मंथली पार्ट्स इन बेंटलीज मैसलनी। 1837 में डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट लिखना शुरू किया जो बेंटली मैसनली के मासिक किस्तों में प्रकाशित होता रहा। मतलब यह है कि अगर आपसे पूछें कि ओलिवर ट्विस्ट जो है कब लिखना शुरू करा था, तो 1837 में, और कौन सी पत्रिका में, तो उस पत्रिका का नाम जरूर ध्यान बनाए रखना, बेंटलीज मैसलनी, ठीक है। ये उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इस उपन्यास के अंदर अनाथ बच्चों, गरीबी और अपराध की दुनिया का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है, शुरुआती। अगला बात करते हैं कैथरीन यंगर सिस्टर मैरी whom he idolized died। कैथरीन की छोटी बहन जिनका नाम था मैरी होगार्ड, जिन्हें डिकेंस बहुत सम्मान और स्नेह करते थे, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। यानी कि मैरी होगार्ड की मृत्यु से डिकेंस को बहुत गहरा मानसिक आघात पहुंचा। इसका प्रभाव उनके कई उपन्यासों के महिला पात्रों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहीं पर कैथरीन बोर अ सन चार्ल्स द फर्स्ट ऑफ 7 sons and 3 daughters दिस सेम ईयर पिकविक पेपर पब्लिश्ड। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। कैथरीन ने चार्ल्स नामक पुत्र को जन्म दिया। कैथरीन होगार्ड से इनकी शादी हुई थी, इसके बाद चार्ल्स नामक पुत्र को जन्म दिया जो उनके 7 पुत्रों और 3 पुत्रियों में सबसे बड़े थे। कुल मिलाकर के ये कह सकते हो 7 बेटा और 3, 7 3 10 संतानें, यानी कि चार्ल्स डिकेंस के कुल 10 बच्चे थे जिसमें 7 बेटा और 3 बेटियां थी। अगला हम 1838 की बात करेंगे। 1838 में ही बिगेन निकोलस निकलवाई। अच्छा, इसी साल 1838 में उन्होंने निकोलस निकलवाई को लिखना प्रारंभ किया था, और यह उपन्यास शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक अन्याय की इसके अंदर आलोचना की गई थी, तो ये भी ध्यान बनाए रखना। इसके बाद क्या होता है, 1839 में देखो, इन 1839 ही रिजाइंड हिमसेल्फ एज एडिटर ऑफ बेंटलीज मैसलनी। 1839 में उन्होंने बेंटलीज मैसलनी के संपादक पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। उन्होंने संपादन छोड़ करके अपना पूरा ध्यान अब कहां लगा देंगे, साहित्य लेखन पर लगा देंगे। लास्ट पार्ट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट अपीयर्ड इन अप्रैल। अब ये पॉइंट आप जरूर ध्यान बनाए रखना कि ओलिवर ट्विस्ट का जो लास्ट पार्ट अपीयर हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। निकोलस निकलबाई फिनिश्ड इन अक्टूबर। अप्रैल 1839 में ओलिवर ट्विस्ट का अंतिम भाग प्रकाशित हुआ, और इस प्रकार ये महान उपन्यास जो है वो पूर्ण हो गया। तो कब पूर्ण हुआ, 1839 में, ठीक है। बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी रहा है। निकोलस निकलवाई फिनिश्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर 1939 में निकोलस निकलवाई को पूरा हुआ। ये भी डिकेंस की प्रारंभिक सफल कृतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 1840 पर चलेंगे। अगर हम 1840 की बात करते हैं, अपीयर्ड द फर्स्ट नंबर ऑफ मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, ही देन बिगेन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। 1840 में मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, ठीक है, जिसमें डिकेंस अपनी कहानियां और उपन्यास प्रकाशित करते थे। तो अब तक 2 पत्रिकाओं का हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। अब ही देन बिगेन दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, और इसके बाद उन्होंने दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप लिखना शुरू किया। यह उपन्यास अपनी भावनात्मक कथा और लिटिल नेल के चरित्र के कारण अत्यधिक बहुत ज्यादा
फेमस हुआ था। नेक्स्ट 1841 में देखो, अगर हम 1841 की बात करें, ही फिनिश द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन फरवरी एंड बिगिन बर्नाबी रूज विच कंटिन्यूड थ्रू नवंबर। अब क्या होता है कि 1841 में उन्होंने फरवरी में दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पूरा किया और इसके बाद बर्नाबी रुच लिखना शुरू किया, जो नवंबर तक प्रकाशित होता रहा। डिकेंस लगातार नए उपन्यास लिखते रहे। उनकी अधिकांश रचनाएं जो है सीरियल यानी कि धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। अब अगला पॉइंट, इन 1842 ही ट्रेवल्ड थ्रू कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्या होता है, अमेरिकन नोट्स अपीयर्ड इन अक्टूबर क्रिएटिंग अ फुरर इन अमेरिका। 1842 में उन्होंने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा की। उसी वर्ष अक्टूबर में उनकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था अमेरिकन नोट्स। ध्यान बनाए रखना, अंडरलाइन कर लेना, इनकी पुस्तक का नाम है अमेरिकन नोट्स। उसको पब्लिश कराया गया जिसने अमेरिका में भारी विवाद, फ्योरर का मतलब होता है विवाद उत्पन्न कर देना। इस पुस्तक में क्या हुआ कि डिकेंस ने अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था, राजनीति और जीवन शैली की आलोचना की थी। इसी कारण वहां इस पुस्तक को लेकर के काफी विवाद हुआ। तो अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले आपको डिकेंस का पेन नेम बताना है, क्या है, बॉज। फर्स्ट पब्लिश्ड बुक इनकी कौन सी थी, स्केचेस बाय बॉज, जो कि 1836 में आई थी। पहला फेमस नॉवेल कौन है, तो पिकविक पेपर है। और इसके बाद में फर्स्ट ग्रेट सोशल नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट है। पहले बायोग्राफर इनके जॉन फॉस्टर हैं। ठीक है। ट्रैवल बुक इनकी कौन सी थी, ट्रैवल बुक है अमेरिकन नोट्स, जो कि 1842 में आई। तो सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी। ठीक है। अब 1843 में पहुंच जाओ। ही बिगिन अ मार्टिन चुजलबिट अ क्रिसमस कैरोल, द फर्स्ट ऑफ हिज क्रिसमस बुक अपीयर्ड इन दिसंबर। 1843 में चार्ल्स डिकेंस ने मार्टिन चुजलबिट लिखना शुरू किया। दिसंबर में उनकी पहली क्रिसमस पुस्तक अ क्रिसमस कैरोल प्रकाशित हुई। ठीक है। तो मार्टिन चुजलबिट में क्या हुआ, एक सामाजिक व्यंग, सोशल सटायर है। और अगर हम क्रिसमस कैरोल की बात करें तो डिकेंस की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है, जिसमें स्क्रूज के चरित्र के माध्यम से दया, प्रेम, मानवता, इनका संदेश दिया गया है इसमें। तो आप क्रिसमस कैरोल को भी पढ़िए, मार्टिन चुजलबिट, ये सभी इंपॉर्टेंट है इनके। इनके नॉवेल तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, कुछ बताना मुश्किल। अगला, 1844 में ही मेड अ टूर टू इटली विद फैमिली, यानी कि 1844 में वे अपने परिवार के साथ इटली की यात्रा पर गए। ही रिटर्न टू लंदन इन दिसंबर व्हेन दी साइमस वाज पब्लिश्ड दिस सेम ईयर ही लेफ्ट लंदन फॉर ज्यूनो। अब क्या हुआ कि इटली की यात्रा ने डिकेंस की रचनात्मकता को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसमें साइमस, अब हम पहुंच जाते हैं 1843 पर। अगर हम 1843 की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकेंस ने क्या करा था, मार्टिन चुजलबिट को लिखना शुरू किया था। इसके बाद में क्या हुआ, इनकी सबसे पहली पुस्तक थी क्रिसमस बुक, जिसका नाम था द क्रिसमस कैरोल। ये कब आई थी, दिसंबर में आई थी। जरा समझो यहाँ पर, 1843 में उन्होंने क्या करा, मार्टिन चुजलबिट को लिखना शुरू करा, किसने, चार्ल्स डिकेंस ने। इसके बाद दिसंबर में उनकी सबसे पहली क्रिसमस बुक अ क्रिसमस कैरोल प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है कि चार्ल्स डिकेंस की सबसे पहली क्रिसमस पुस्तक जो थी वो कौन सी थी, तो अ क्रिसमस कैरोल थी। ठीक है। मार्टिन चुजलबिट क्या है, ये एक सामाजिक व्यंग यानी कि सोशल सटायर है। और जबकि अगर हम बात करें क्रिसमस कैरोल की, तो ये डिकेंस की सबसे लोकप्रिय रचनाएं, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं अब तक, उनमें से सबसे लोकप्रिय रचना है। जिसमें क्या करा, स्क्रूज के चरित्र के माध्यम से दया, प्रेम और मानवता का संदेश दिया है। ठीक है, किसमें, क्रिसमस कैरोल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी, 1844 की बात करते हैं। 1844 में चार्ल्स डिकेंस क्या करते हैं, एक यात्रा पर निकलते हैं, टूर पर निकलते हैं, कहाँ की, इटली की। और अकेले नहीं जाते, अपने परिवार के साथ जाते हैं। लेकिन ही रिटर्न टू लंदन इन दिसंबर, और दिसंबर में ही ये क्या करते हैं, लंदन वापस आ जाते हैं। और उसी समय दी चाइम्स वाज पब्लिश्ड, यानी कि 1844 में ही चाइम्स को क्या करा गया था, पब्लिश किया गया था। चाइम्स क्या है, ये इनके एक वर्ग का नाम है। ठीक है। दी सेम ईयर ही लेफ्ट लंदन फॉर जनेवा, और जनेवा क्या है, ये इटली की राजधानी है। तो 1844 में अपने परिवार के साथ इटली की यात्रा पर गए। दिसंबर में वे लंदन लौटे।
जहां उनकी पुस्तक द चाइम्स प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, और उसी वर्ष वे जनुआ रहने के लिए चले गए, ठीक है, जो कि इटली की राजधानी है। अगला, अब 45 में अगर हम बात करें तो 1845 में ही मेड डेविड फॉर हिज अमेचर थेटिकल कंपनी हिज द क्रिकेट ऑन द हर्थ वाज पब्लिश्ड। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है कि 1845 में उन्होंने अपनी पहली अमेचर थेटिकल कंपनी, एक शौकिया नाटक मंडली थी, ये कह सकते हो, अमेचर का मतलब होता है यहाँ पर शौकिया, और थेटिकल कंपनी थी एक, इसकी शुरुआत की, और उसी वर्ष उनकी एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम मैं अंडरलाइन कर देता हूं, दी क्रिकेट ऑन दी हर्थ, ठीक है, दी क्रिकेट ऑन दी हर्थ, इसको पब्लिश कराया। जुलाई में वे इंग्लैंड लौट आए। डिकिंस को नाटक और अभिनय का भी शौक था, उन्होंने स्वयं कई नाटकों में अभिनय किया और मंचन का निर्देशन भी किया, तो इसीलिए उन्होंने अमेचर थिएट्रिकल कंपनी की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इतनी बातें, 45 की बात समझ में आ गई। देखो, यही बात, दिस सेम ईयर ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन जुलाई। अब हम किसकी बात करते हैं, 46 में पहुंचते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल हम समझा रहे हैं, आप बोर मत होइए। इन 1846 ही बिगेन डॉम्बे एंड सन, अर्थात 1846 में इन्होंने क्या करा, डॉम्बे एंड सन को लिखना शुरू किया, विच रन एंटिल अप्रैल 1848। और ये जो डॉम्बे एंड सन था वो 1848 तक चला। विद फैमिली ही ट्रेवल टू लॉन्सनैन, देन पेरिस। The Battle of Life appeared in December. The same year he joined as the editor of Daily News, but he left it in 3 weeks. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या हुआ कि 1846 में चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बे एंड सन लिखना शुरू करा, और ये कब तक लिखते रहे, ये धारावाहिक रूप में, ये कब तक प्रकाशित होता रहा, कब तक पब्लिश हुआ, 1848 तक, ठीक है ना। इतनी बातें हमें समझ में आ गई, बोले हाँ। अब क्या हुआ कि परिवार के साथ उन्होंने लॉन्सनैन लॉन्सन और इसके बाद ये पेरिस की यात्रा पे गए। पहले लॉन्सन की यात्रा पर गए थे, इसके बाद में वो पेरिस की यात्रा पर गए, और दिसंबर में इनकी एक पुस्तक और आई थी, द बैटल ऑफ लाइफ, उसको पब्लिश कराया गया था, और इसी साल द डेली न्यूज के संपादक बने। लेकिन ये डेली न्यूज के संपादक मात्र 3 सप्ताह के तक ही रहे, और 3 सप्ताह के बाद इन्होंने अपने पद को त्याग दे दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो डॉम्बे एंड सन में क्या देखने को मिलता है, व्यापार देखने को मिलेगा, परिवार, मानवीय संबंधों पर आधारित ये एक उपन्यास है। डेली न्यूज का संपादन उन्होंने बहुत कम समय तक के लिए किया था, क्योंकि वे स्वतंत्र लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहते थे। अगला हम बात करेंगे 1847 में, और 1847 में क्या हुआ, ही रिटर्न टू इंग्लैंड, यानी कि वे इंग्लैंड लौट आए। यूरोप यात्रा के बाद उन्होंने फिर से इंग्लैंड में रह करके लेखन कार्य किया। अभी तक इससे पहले कहाँ थे, यूरोप की यात्रा पर थे, लेकिन ये फिर से वापस आ गए, कहाँ, इंग्लैंड। अब हम 1848 की बात करते हैं। 1848 में क्या हुआ, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट को लिखा। ही आल्सो डायरेक्टेड एंड एक्टेड एन अमेचर थेटिकल्स। अब क्या हुआ 1848 में, चार्ल्स डिकेंस ने एक ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, यानी कि एक आत्मकथात्मक लेख लिखा। अब हमने क्या बताया कि इन्होंने एक जो है डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन अमेचर थेटिकल्स, मतलब एक वही शौकिया नाटकों वाली एक जो प्रयोगशाला, शौकिया नाटक वाला जो अभिनय मंच था, उसी को कहते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने निर्देशन भी किया और अभिनय भी किया। दिसंबर में उनकी एक क्रिसमस पुस्तक थी, पब्लिश्ड द फाइनल क्रिसमस बुक, और उस क्रिसमस बुक का नाम था द हाउंटेड मैन, ठीक है। क्या नाम था, द हाउंटेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन करके था, पूरा मैं बता देता हूं। तो ये जो द हाउंटेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन था, ये इनकी दिसंबर में आई थी, और इनकी अंतिम क्रिसमस पुस्तक थी, ठीक है। बातें समझ में आ गई। यह पुस्तक उनकी क्रिसमस कथाओं की अंतिम रचना मानी जाती है, जिसमें स्मृति है, पश्चाताप है, या क्षमा जैसे विषयों को प्रस्तुत किया गया है। अब हम अगला पॉइंट 49 पर पहुंचते हैं। अगर हम 49 की बात करें तो हिज डेविड कॉपरफील्ड बिगिन रनिंग, यानी कि 1849 में डेविड कॉपरफील्ड का धारावाहिक रूप से प्रकाशन होना शुरू हो गया, क्योंकि इनके ज्यादातर वर्क जो है इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होते थे, सीरियल फॉर्म में, ठीक है। ये डिकेंस का सबसे आत्मकथात्मक, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यास माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इनके बचपन के कई अनुभव जो हैं वो शामिल हैं। तो एक बात ध्यान रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि डेविड कॉपरफील्ड कब आया है, तो आपको तुरंत नाम लेना है, 1849 में ये लिखना शुरू किया था, ठीक है। और
ये नवंबर 1850 में लगभग इसको पब्लिश कराया गया था और इसके बाद इनका एक और आता है ब्लीक हाउस। लेकिन हम 1850 की बात करेंगे सबसे पहले। देखो 1850 की अगर हम बात करें, ही फिनिश्ड, वही बात हम कह रहे थे कि डेविड कॉपरफील्ड को इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, 49 में, और लिख करके डेविड कॉपरफील्ड को समाप्त कर दिया 1850 में। फाउंडेड एंड एडिटेड वीकली हाउस होल्ड वर्ड्स, ये एक पत्रिका का नाम है, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका है। जब 1850 में डेविड कॉपरफील्ड को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उसी समय इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था हाउस होल्ड वर्ड्स, इसकी स्थापना की और उसके संपादक बने। तो आपसे अगर पूछे कि हाउस होल्ड वर्ड के माध्यम से डिकेंस ने बहुत सारे साहित्य या सामाजिक सुधार से जुड़े अनेक अपने लेख जो है वो प्रकाशित कराई थी। अब हम बात करते हैं 1851 में ही बिगेन वर्किंग ऑन ब्लीक हाउस। मैंने क्या बताया कि डेविड कॉपरफील्ड के बाद इनका ब्लीक हाउस आता है, जो लगभग मार्च 1952 से लेकर के सितंबर 1953 तक रहता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था ब्लीक हाउस पे कब, 51 में ही। अब इन 1852 हिज ब्लीक हाउस बिगिन टू अपीयर मंथली, यानी कि 1852 से इनका जो ब्लीक हाउस था वो मंथली पब्लिश होना शुरू हो गया। अब 1853 में ब्लीक हाउस जो है वो एंड हो गया, कब, सितंबर 1853 में, ठीक है। 1853 में ही मेड टूर टू इटली विद अगस्तस एज एंड बिल्की कॉलिंस। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि 1853 के सितंबर में ब्लीक हाउस कंप्लीट हो गया। इसके बाद इन्होंने अगस्तस एग और बिल्की कॉलिंस के साथ इटली की यात्रा की। उसी वर्ष क्या हुआ, दिस सेम ईयर रिटर्न टू इंग्लैंड एंड गेव द फर्स्ट ऑफ मनी पब्लिक रीडिंग फ्रॉम हिज ओन वर्क्स। क्या हुआ, उसी वर्ष में इंग्लैंड लौटे और अपनी रचनाओं की पहली सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रीडिंग इन्होंने किया था। डिकेंस अपनी पुस्तकों का मंचन जो है वो स्वयं ही करते, मंच पर जो वाचन करते थे यानी कि रीडिंग करते थे वो स्वयं ही करते थे। उनकी सार्वजनिक रीडिंग जो है वो अत्यंत लोकप्रिय भी हुए और इसके अतिरिक्त इनको बहुत ज्यादा फेमस यानी कि प्रसिद्धि भी मिली। अब हम किसकी बात करेंगे 1854 में, और 1854 में क्या होता है, इनका हार्ड टाइम जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 अप्रैल 1854 से ये आता है और 12 अगस्त 1854 तक ये छपता है, ठीक है। और किसमें, हाउस होल्ड वर्ड्स में ही, ध्यान बनाए रखना। तो मैंने क्या बताया कि 1854 में उनका उपन्यास हार्ड टाइम हाउस होल्ड वर्ड में अगस्त तक साप्ताहिक, भाई हमने पहले भी बता चुके हैं, सीरियल फॉर्म में ये छपता था। तो हार्ड टाइम जो है इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर औद्योगिक समाज, शिक्षा व्यवस्था या श्रमिकों के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। इसमें डिकेंस ने औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभावों और उसका जो यूटिलिटेरियन होता है यानी कि उसकी जो उपयोगितावादी शिक्षा की आलोचना की है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान बनाए रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब तक डिस्कस किया, 1843 में मार्टिन चुजलबिट आपको पढ़ना है और क्रिसमस कैरोल इनकी पहली जो क्रिसमस पर आधारित बुक होती है उसको समझ करके जाना है। 1846 में जो डॉम्बे एंड सन आई थी, डेली न्यूज के संपादक एक मात्र 3 सप्ताह तक ही रहे थे। 1849 से 50 के बीच में डेविड कॉपरफील्ड आई है। 50 में ही हाउस होल्ड वर्ड्स की इन्होंने स्थापना की थी। 51 से 53 तक इनका ब्लीक हाउस आया और 54 में एक साप्ताहिक धारावाहिक हार्ड टाइम्स आया था। तो ये आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है और इनको अच्छे से पढ़ना भी है। 1855 में विद फैमिली ही ट्रेवल टू पेरिस इन अक्टूबर, हिज लिटिल डोरिट बिगिन टू अपीयर मंथली। अब यहीं से आपको समझना यह है कि 1855 में भी अपने परिवार के साथ अक्टूबर में पेरिस गए और उसी वर्ष उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था लिटिल डोरिट। ये भी क्या है, इंस्टॉलमेंट में जो है पब्लिश होना शुरू हो गया था। यानी कि लिटिल डोरिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गरीबी, ऋण यानी कि डेप्थ और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें जेल और आर्थिक संघर्ष का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है जो डिकेंस के अपने बचपन के अनुभवों से भी जुड़ा है। तो आपको लिटिल डॉरिट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मंथली नंबर्स में यानी कि इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होता है। कब, दिसंबर 1855 में पब्लिश होना शुरू होता है और जून 1857 तक ये पब्लिश होता है। अब हम आगे बात करेंगे 1856 में ही कोलाबरेटेड विद बिल्की कॉलिंस ऑन अ प्ले द फ्रोजन डीप। क्या बात किया गया है कि 1856 में उन्होंने बिल्की कॉलिंस के साथ मिलकर के दी फ्रोजन डीप नामक एक नाटक लिखा था। तो अगर आपसे पूछे कि दी फ्रोजन डीप जो प्ले है, जो नाटक है, वो किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया 1856 में, तो नाम लेना है बिल्की कॉलिंस में, ठीक है। इसी साल 1856 में ही इन्होंने गैट्स हिल प्लेस जो गैट्स हिल प्लेस
नामक मकान खरीदा था जिसे वे बचपन से ही पसंद करते थे। यानी कि गैट्स हिल उनका एक सपना था, ये उनके एक घर का नाम था गैट्स हिल। अंडरलाइन कर लो कहो तो मैं आगे अंडरलाइन कर लूं कि गैट्स हिल क्या था, इनके घर का नाम था जिसको इन्होंने उसी साल परचेज किया। अगर आपसे पूछे कि गैट्स हिल जो मकान था, जो घर था, वो कब परचेज किया, इन्होंने कब खरीदा, तो 1856 में। ठीक है, बचपन में ही उन्होंने इसे देख करके सोचा था कि एक दिन वे इसको खरीदेंगे और 1856 में उनका ये सपना पूरा भी हो जाता है। अब 1857 की बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देने की भी जरूरत है इसमें, लिटिल डोरेट से। ठीक है, लिटिल डोरिट हमने कहा 55 से लेकर के 57 तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि इन 1857 हिज लिटिल डोरिट एंडेड, यानी कि 1857 में लिटिल डोरिट जो है वो समाप्त हो गया। अब ये लिखना कब शुरू करा था, लिखने वाली डेट ज्यादातर नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, दिसंबर 1855 से इन्होंने इसको लिखना शुरू करा और जून 1857 तक ये लिखते रहे। ठीक है, खत्म कर दिया लिख करके। विद फैमिली ही स्पेंट समर एट रेनोवेटेड गैटसिल। गैटसिल क्या है, इनके घर का नाम है जो कि 1856 में इन्होंने खरीदा था। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन whose fairy tales Dickens admired greatly visited him. His theatrical company performed the Frozen Deep for the Queen. He fell in love with Ellen Turner, a young actress. मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। 1857 में जून में लिटिल डोरिट कंप्लीट हुआ, ये बात बताई हमने इस पॉइंट के अंदर। उन्होंने भारत का नाम कितना प्रेम है बार बार भारत, ओके खैर, उन्होंने परिवार के साथ जो है वो गर्मियां कहाँ व्यतीत की थी, जो नया नया घर खरीदा था गैटसेल उसी घर में इन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी गर्मियां मस्त इसी घर में व्यतीत की। प्रसिद्ध लेखक, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही फेमस लेखक हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इनकी परी कथाओं की डिकेंस बहुत जो हैं। अब ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो थे, मैं देखो फिर से इसे थोड़ा सा फिर, हैंस क्रिश्चियन, ये है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है, ये जो थे, ये क्या थे, जैसे परी वाली कथाएं नहीं होती है, परियों वाली कहानियां, ये परियों वाली कहानियों को लिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, फेमस थे। कौन, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो इनकी जो कहानियां होती थी, यानी कि परी कथा होती थी, डिकेंस बहुत पसंद करते थे और जब पसंद होगी तो प्रशंसा भी करेंगे। तो इसलिए चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की परी कथाओं की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे। ठीक है, अब यही हैंस क्रिश्चियन एंडरसन उनसे मिलने आए, उनकी नाटक मंडली की दी फ्रोजन डीप का प्रदर्शन जो है क्वीन के सामने किया और इसी साल चार्ल्स डिकेंस को एक युवा अभिनेत्री थी, हीरोइन थी एलन टर्नर, उनसे प्रेम करने लगी। ठीक है, ये वर्ष डिकेंस के निजी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा था। एलन टर्नर के साथ उनका संबंध बाद के वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। ठीक है, तो ये यंग एक्ट्रेस थी, ध्यान बनाए रखना। 1858 की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग, 1858 में he undertook his first public reading to pay in London. He quarreled with Thackeray, separated from Catherine. अब क्या होता है कि 1858 में उन्होंने लंदन में पहली बार अपनी रचनाओं का शुल्क लेकर के, कुछ पैसा लेकर के सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक रीडिंग किया और इसी वर्ष इनका झगड़ा हो गया था विलियम बैप्टिस्ट थैकरे से। ठीक है, और वे अपनी पत्नी कैथरीन होगार्ड से अलग हो गए, यानी कि उनके सार्वजनिक रीडिंग, जो पब्लिक रीडिंग थी, अत्यंत लोकप्रिय हुई और इससे उन्हें काफी आमदनी भी हुई, बहुत सारी इनकम हुई, आय हुई। इसी वर्ष उनका जो वैवाहिक जीवन था विलियम सॉरी कैथरीन होगार्थ से, वो टूट गया था। अब इन 1859 में हम लोग चलेंगे, 58 के बाद 1859। 1859 ही बिगिन अ न्यू वीकली ऑल द ईयर राउंड। अब ऑल द ईयर राउंड को भी आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, क्या होता है, 1859 में उन्होंने ऑल द ईयर राउंड, ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी और इसी पत्रिका में उनका एक प्रसिद्ध नाटक है अ टेल ऑफ टू सिटीज, नवंबर तक धारावाहिक रूप में इसमें प्रकाशित होता रहा। अच्छा, ये जो टेल ऑफ टू सिटीज है, ठीक है, टेल ऑफ टू सिटीज जिसको मैंने अंडरलाइन किया अभी, इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित डिकेंस का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित इनका ये पूरा नाटक है अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें लंदन और पेरिस दो शहरों की कहानी दिखाई जाती है। अगला,
1860 में हम लोग चलते हैं। 1860 की अगर हम बात करते हैं तो हिज फैमिली टुक अप रेजिडेंस एट गैट्स हिल। गैट्स हिल क्या है हम बता चुके हैं आपको, ये इनके घर का नाम है। हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिगिन टू अपीयर वीकली। अब दो चीजें 60 में आपको ध्यान बनाए रखना है कि 1860 में उनका जो परिवार है ना वो एकदम परमानेंटली स्थायी रूप से गैट्स हिल प्लेस में रहने लगा, ठीक है। उसी वर्ष इनका एक बहुत फेमस उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये भी जो है प्रकाशन होना इसका शुरू हुआ था और इसका प्रकाशन कब तक होता रहा था, 1861 तक, यानी कि 1861 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है वो फिनिश कर दी गई। तो बातें समझ में आ गई। अब ग्रेट एक्सपेक्टेशन से लेकर के दो, पहली तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी पत्रिका में पब्लिश होता था, तो ऑल द ईयर राउंड पत्रिका में इसको पब्लिश कराया गया था 1 दिसंबर 1860 से लेकर के 3 अगस्त 1861 तक, ठीक है ना। तो यहां से ये 1861 तक ये पब्लिश हुआ। अब हम 1864 पे चलते हैं। अगर 1864 की बात करते हैं तो आवर म्यूचुअल फ्रेंड बिगिन टू अपीयर मंथली, हिज हेल्थ बिगिन टू फेल मच बिकॉज ऑफ हिज ओवरवर्क। क्या होता है 1864, अच्छा एक रह गया 61 के बाद 64, ठीक है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड। 1864 में उनका उपन्यास आवर म्यूचुअल फ्रेंड ये भी प्रकाशित होना शुरू हो गया। अत्यंत बहुत ज्यादा ये वर्कलोड करते थे, बहुत यानी कि बहुत काम करते थे और बहुत काम करने के कारण इनका जो स्वास्थ्य था वो गिरने लगा। और लगातार लेखन करोगे, संपादन, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रीडिंग, ये सारे काम आप खुद ही करोगे तो क्या होता है कि जब आप वर्कलोड ज्यादा ले लेते हो तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से चार्ल्स डिकेंस का भी स्वास्थ्य जो है वो बेकार होने लगा, ठीक है, ओवरवर्क के कारण। इसलिए टेंशन ना लो, मस्ती से बस पढ़ाई करते रहो। इन 1865 a railway accident badly shocked him and Alan Turner, his our mutual friend, ended in November। अब देखो दो चीजें समझो, 1865 में एक रेल दुर्घटना ने उन्हें और जो एलन टर्नर थी यानी कि वही हीरोइन को गहरा मानसिक आघात पहुंचाया। 1865 में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से ये दोनों के मानसिक यानी कि बहुत बड़ा शौक पहुंचा, बहुत शौक लगा इनको। उसी साल इनका आवर म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अगर हम आवर म्यूचुअल फ्रेंड की बात करें, मई 1864 से ये छपना शुरू हुआ था और नवंबर 1865 तक ये छपता रहा, ठीक है। रेल दुर्घटना के बाद डिकेंस का स्वास्थ्य और अधिक खराब होने लगा, हालांकि उन्होंने लेखन अभी भी जारी रखा भाई साहब। अब 1869 की अगर हम बात करते हैं तो 1869 में क्या हुआ कि ही बिगेन टू शो सिम्टम्स ऑफ माइल्ड स्ट्रोक। द सेम ईयर ही बिगेन द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो वर्क था इनका ये इनकम्प्लीट रह गया था, कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, बट कुड नॉट कंप्लीट इट, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। 1869 में 1869 में उनको हल्का स्ट्रोक के लक्षण जो हैं वो दिखाई देने लगे। इसी साल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका ये अंतिम उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया। अब आगे 1870 की बात कर लें। अगर हम 1870 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हिज फाइनल पब्लिक रीडिंग टुक प्लेस इन लंदन एंड 8 जून, 8 जून ही सफर्ड अ स्ट्रोक एट गैट्सहिल। गैट्सहिल क्या है, उनके घर का नाम है, ठीक है, जो उन्होंने कब खरीदा था, अच्छा उसको एक कमेंट कर दो, अभी हम बता चुके हैं। आगे क्या हुआ, आफ्टर अ फुल डे वर्क ही डाइड ऑन 9 9 जून को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाज बरीड एट वेस्ट मिस्टर एबे, और वेस्ट मिस्टर एबी में इनको 14 जून को दफना दिया जाता है। लास्ट ऑफ हिज अनफिनिश्ड वर्क होता है मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, अपीयर्ड इन सितंबर। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताता हूं। 1870 में उन्होंने लंदन में अपना अंतिम जो है पब्लिक रीडिंग किया, ठीक है। बीमार होने के बावजूद भी वे अपने पाठकों के लिए मंच पर आते रहे। अब 8 जून 1870 को पूरे दिन काम करने के बाद गैट्स हिल प्लेस पर इनको स्ट्रोक आया एक। ये स्ट्रोक उनके जीवन का अंतिम गंभीर स्वास्थ्य संकट जो है वो साबित हुआ और अगले दिन 9 जून 1870 को उनका निधन हो गया। फिर 9 जून के बाद 14 जून, 9 5 14, 5 दिन के बाद इनको वेस्ट मिस्टर एबे में इनको दफनाया गया। वेस्ट मिस्टर एबी क्या है, ये एक पोइट्स कॉर्नर है जिसमें महान साहित्यकार जो होते हैं या जो राष्ट्रीय विभूतियां होती हैं उनको वहां पर दफनाया जाता है। कहा, पोइट्स कॉर्नर में, ठीक है, वेस्ट मिस्टर एबी। डिकेंस को यह सम्मान उनकी महान साहित्यिक सेवाओं के कारण मिला था, ये ध्यान बनाए रखना।
ठीक है। अब हम अनफिनिश्ड नॉवेल की भी अच्छा चर्चा, लास्ट ऑफ हिज अनफिनिश्ड मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इन सितंबर, यानी कि उनका एक अधूरा उपन्यास था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है वो 1870 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यानी कि डिकेंस की मृत्यु के कारण ये उपन्यास अधूरा रह गया था, लेकिन आज भी इसके अंत को लेकर साहित्य जगत में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्लियर आप नहीं कर सकते। तो 1855 में लिटिल डोरेट, 1856 में फ्रोजन डीप पर जो है फ्रोजन डीप आया था, और क्या अपना घर खरीदा था 1856 में ही, गैट्स हिल प्लेस। 1857 में हैंस क्रिश्चियन एंडरसन से इनकी मुलाकात होती है, साथ ही साथ एक मुलाकात और होती है एलन टर्नन से 1858 में। ठीक है, पेड पब्लिक रीडिंग करने लगे थे, लेकिन 1858 में ये अपनी पत्नी कैथरीन होगार्ड से अलग हो गए। 1859 में ऑल द ईयर राउंड, ठीक है, ये पत्रिका का जो है पत्रिका का संपादन करना शुरू करा, और उसी साल इनकी आई थी अ टेल ऑफ टू सिटीज। 1860 से 61 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन, 64 से 65 में आवर म्यूचुअल फ्रेंड, और 69 में द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो कि अधूरा था, इनकम्प्लीट था। और 1857 में जो है स्ट्रोक के कारण इनका 9 जून को क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, और 14 जून को वेस्टमिंस्टर एबी में इनको दफना दिया जाता है। ठीक है, चलो अब हम इनके वर्क की बात करते हैं। अगर हम इनके फिक्शन की बात करते हैं तो देखो फिक्शन में क्या है, 1836 में क्या हुआ, डिनर एट पॉपुलर वॉक आया था। ठीक है, इसके बाद 1837 में, चलो मैं इसको 18 स्केचेस बाय वॉच इलस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल, ठीक है, दैनिक जीवन और सामान्य लोगों का चित्रण किया गया। ये डिकेंस का पहला प्रसिद्ध गद्य संग्रह था, जिसमें उन्होंने लंदन के आम लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया था। इसे उन्होंने अपने उपनाम जो है बॉज नाम से जो है पब्लिश कराया था। इसके बाद 1837 से 36 से 37 के बीच में पिकविक पेपर आया था। ठीक है, 1837 से 39 के बीच में ओलिवर ट्विस्ट आया। 1838 से 39 के बीच में निकोलस निकोलबाई है। 40 से 41 के बीच में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है। 41 में बर्नाबी रोज है, मार्टिन चुजलविट है। ठीक है, 43 में क्रिसमस का रोल है, 44 में चाइम्स है। इसके बाद में दी क्रिकेट एंड दी हर्थ है। ठीक है, बैटल ऑफ लाइफ है। इसके बाद डॉम्बे एंड सन है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 48 में दी हाउंटेड मैन है। 49-50 में डेविड कॉपरफील्ड आया। 52-53 में ब्लीक हाउस आया। इसके बाद में हार्ड टाइम की बात करते हैं, 54 में आई है। 55 से लेकर के 57 के बीच में लिटिल डोरिट। ठीक है, 57 में ही फ्रोजन डीप इनका जो प्ले था वो आया है। इसके बाद में हम बात करते हैं दी पेरिल्स ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स आया था, जो कि कोलाब्रेशन में था बिल्की कॉलिंस के साथ में। 59 में 1859 में अ टेल ऑफ टू सिटीज आया। 60 में इनका इटालियन प्रिजनर आया। 1860 से 61 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन आया। 1864 और 65 आवर म्यूचुअल फ्रेंड आया। 69 से 70 में जो कि इनका इनकम्प्लीट रहा था, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड आया था। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थी। अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे स्केच मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन्स, ओरिजिनली टाइटल इसका क्या था, द डिनर एट पॉपुलर वॉक। तो ये जरूर ध्यान बनाए रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन। इसका मूल शीर्षक था अ डिनर एट पॉपुलर वॉक। ठीक है, डिकेंस की पहली काल्पनिक फिक्शन रचना थी, जिसे उन्होंने बॉज उपनाम से जो है प्रकाशित किया था। ये दिसंबर 1833 में दी मंथली मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान बनाए रखना, ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये 1833 में मंथली मैगजीन में बॉज नाम से पब्लिश हुई थी। अब हम इनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क, फिक्शनल वर्क तो आपको पता ही लग गए, ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम, क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज, ये आपको ध्यान बनाए रखना है। अब मैं किसकी बात करता हूँ, नॉन फिक्शन की बात करता हूँ। अगर हम नॉन फिक्शन की बात करें तो अमेरिकन नोट्स, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का एक है फ्रॉड ऑन दी फेरीज, फ्रॉड्स ऑन दी फेरीज, पिक्चर्स फ्रॉम इटली, ये सब नॉन फिक्शन है इनकी। लॉस्ट आर्टिक वॉयजर्स, इसके बाद में अनकॉमर्शियल ट्रेवलर, इसके बाद द लेबोरेटरी इन द चेस्ट, अ डिकेंसियंस पॉपुलराइजेशन ऑफ अ लेक्चर बाय द फैराडे विद पर्सिबल ली, इसे चाहे ध्यान बनाए रखो या नहीं, द केमिस्ट्री ऑफ अ कैंडल,
केमिस्ट्री ऑफ अ पिंट ऑफ बीर। इसके बाद में मिस्ट्रीज ऑफ द टी कैटल, बंडल ऑफ इमिग्रेंट्स लेटर। अब हम इनकी कुछ वर्स की बात करेंगे, यानी कि कविताओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। द फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन। इसके बाद द 5 क्रिसमस बुक्स एंड स्टोरीज पब्लिश्ड इन प्रेडिकल्स। इसके बाद 17 दिसंबर 1843 को अ क्रिसमस कैरोल। ठीक है। इसके बाद 16 दिसंबर 1844 को द चाइम्स। इसके बाद 20 दिसंबर 1845 को द क्रिकेट ऑन द हर्थ। इसके बाद 19 दिसंबर 1846 को द बैटल ऑफ लाइफ। फिर हम बात करते हैं 19 दिसंबर 1848 को द हाउंटेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन, अ फैंसी फॉर क्रिसमस टाइम। इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज की बात करेंगे जो कि डिकेंस के द्वारा लिखे गए। 36 में स्ट्रैंड जेंटलमैन, 1836 में ही द ब्लेज कनक्वेटर्स कनक्वेट्स। इसके बाद में हिज वाइफ इज सी हिज वाइफ। इसके बाद में 1838 में द लैम्पलाइटर। 1851 में मिस्टर नाइटिंगल्स डायरी इन कोलैबोरेशन विद पंच। ठीक है। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, 56 से 57 में द फ्रोजन डीप, बिल्की कॉलिंस के साथ में। इसके बाद 1867 में नो थ्रोफेयर अ ड्रामा इन 5 एक्ट, जो कि बिल्की कॉलिंस के साथ में लिखा गया। अब पॉपुलर पोइम्स ऑफ डिकेंस, डिकेंस की कुछ पॉपुलर पोइम्स हैं जैसे अ चाइल्ड्स हिम, लूसीज सॉन्ग। इसके बाद में द आइवी ग्रीन, द सॉन्ग ऑफ द रैक, जॉर्ज एडमंड सॉन्ग। इसके बाद हम बात करते हैं द ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, लिटिल नेल्स फ्यूनरल, स्क्वायर नॉटन सॉन्ग। इसके बाद हम बात करते हैं गैब्रियल ग्रब सॉन्ग। ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पोइम इनकी एक कौन सी है, द हिम ऑफ द वाइल्ड शायर लेबरर्स। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।